नमस्कार, मैं उमेश चंदेल। आप सभी को आज मैं संप्रेषण कौशल पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको बताऊं कि संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। जो संप्रेषण शब्द है वो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायवाची रूप में आज हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। और इसकी और हम अगर इसके पीछे जाएं तो जो कम्युनिकेशन शब्द है वह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। तो उसी कम्युनिस्ट शब्द से कम्युनिकेशन बना और कम्युनिकेशन से संप्रेषण बना। और स्किल का मतलब होता है कौशल, जिसको हम दक्षता या दक्ष भी कह सकते हैं या कुशलता कह सकते हैं, है ना। तो हम इसका सीधा अर्थ देखें तो क्या है कि संप्रेषण का अर्थ सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान है। क्या है संप्रेषण? क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान है। सूचना या जो हमारे विचार हैं उन चीजों का आदान प्रदान है। किसके बीच आदान प्रदान? एक सूचना देने वाला और दूसरा सूचना लेने वाला। दो व्यक्तियों के बीच कम से कम, है ना, कम से कम दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संभव है। किसी एक व्यक्ति के बीच संप्रेषण नहीं हो सकता। और भले एक से दो से अधिक या जन समूह हो या जन समूह हो, इन सबके बीच संप्रेषण संभव हो सकता है। संप्रेषण होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक व्यक्ति का ही संप्रेषण नहीं हो सकता, है ना। इनका ये शर्त है कि कम से कम संप्रेषण के लिए दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। फिर अगर हम देखते हैं कि अपने भावों, मतों, विचारों को अर्थपूर्ण ढंग से प्रेषित करना। अपने भावों, मतों, विचारों को अर्थपूर्ण ढंग से, मतलब आप जो चीज बताना चाह रहे हैं वह चीज लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की भ्रम की संभावना खत्म हो जाए। और जब तक आप अपने भावों, मतों और विचारों को अर्थपूर्ण ढंग से नहीं पहुंचाएंगे तो लोग आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। और इसी उसमें हम देखते हैं कि इनका जो परिभाषा अगर हम देखें संप्रेषण का, तो संप्रेषण का तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। ध्यान से सुनिएगा, संप्रेषण का तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। इसे बताने के बाद मैं आप सबको बताऊंगा कि जो हम व्यवहारिक जीवन में क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले इनके मूल चीजों को जान लेना, मूल चीजों से अवगत हो जाना, अवगत कराना मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। उसके बाद हम व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग करने वाली बातों को शामिल करेंगे। तो विशेषताएं में हम देखते हैं कि संप्रेषण की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। क्या है? गत्यात्मक अर्थात गतिशील प्रक्रिया है ना। वो कहीं रुक नहीं रहा है, लगातार होते रहता है। इसलिए जो संप्रेषण है गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील है। आप चुप रहकर अपनी भावनाओं को किसी प्रकार से किसी दूसरे के ऊपर प्रकट नहीं कर पाएंगे। भले ही आप सांकेतिक रूप से करें या इशारों से करें या किसी अन्य माध्यम से करेंगे, लेकिन जो संप्रेषण है वो एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा जो विशेषता है संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक है। परस्पर अंतःक्रिया, किसके बीच अंतःक्रिया होना चाहिए? एक जो संदेश सूचना भेजने वाला है और, हाँ बोलिए, एक जो सूचना देने वाला है और दूसरा सूचना लेने वाला है। जब तक आप दोनों के बीच अंतःक्रिया नहीं होगी, परस्पर पृष्ठपोषण नहीं होगा कि आप जो चीज समझा रहे हैं उसको जो विद्यार्थी है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर समझ पा रहे हैं तो कितना समझ पा रहे हैं, इन सब चीजों का
आप अंतःक्रिया से ही पृष्ठ पोषण ले सकते हैं। जब तक आप पृष्ठ पोषण नहीं लेंगे, प्रतिपुष्टि नहीं लेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, तब तक किसी भी संप्रेषण को सफल बनाना संभव नहीं है। तीसरा परिभाषा हम देखते हैं, संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है और संप्रेषण सर्वव्यापक है, सब जगह संप्रेषण है। चाहे अगर हमें भूख भी लग रहा है तो उसके लिए भी हमें संप्रेषण की आवश्यकता है। खाना आपको भूख लग रहा है तो आप किसी को बिना बोले आपको खाना आपके सम्मुख नहीं आएगा, आपको उसके लिए संप्रेषण करने की आवश्यकता है। अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तब भी संप्रेषण की आवश्यकता है। जब आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं और अपनी बातों को उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो संप्रेषण है वो सर्वव्यापक है। चाहे किसी को कुछ बताना हो, खाना खाना हो, या हमें किसी चीज की आवश्यकता हो, या किसी से लड़ाई करनी हो, या किसी को अपनी बातों को समझानी हो, तब भी हमें संप्रेषण की मदद लेना ही पड़ेगा। बिना संप्रेषण के हम अपने जो दैनिक जीवन की गतिविधि है उस गतिविधि को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। जरूरी नहीं है आप जो मुंह से बोलेंगे वही संप्रेषण होगा, आप सांकेतिक संप्रेषण भी कर सकते हैं। किसी बिंब के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से भी आप संप्रेषण कर सकते हैं। जैसे आप मान लो 4 मित्र बैठे हैं क्लास में और चारों लोग बैठे हैं और एक कोई खुरापात कर रहा है और उस खुरापात को दूसरा व्यक्ति बताना चाहता है, तो आप पैरों से उसके पैरों को अपने पैरों से दबा रहे हैं। किस लिए दबा रहे हैं कि आप मत बताओ, तो वह भी संप्रेषण है, वह आपकी भाषा को समझ रहा है ना, तो वो भी संप्रेषण है। चौथी विशेषताएं हम देखते हैं, संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य असंभव है। बिना संप्रेषण के शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। सुचारू रूप से क्यों कहें भाई, चल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। हम संप्रेषण के बिना किसी भी को ना ही शिक्षा दे सकते हैं, ना ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए कि संप्रेषण कितना महत्वपूर्ण है। और संप्रेषण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक आप सबको मैं बताऊं, भाषा है ना। अगर मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं और उस भाषा को आप नहीं जानते तो आप मान के चलिए कि वो संप्रेषण हो ही नहीं सकता, है ना। इधर मान लो आपको अंग्रेजी आती है, हिंदी आती है और छत्तीसगढ़ी नहीं आती, या उधर बस्तर की हल्बी भाषा है वह नहीं आती, तो क्या करेंगे कि आप इधर आपको अंग्रेजी पता है, हिंदी पता है, लेकिन आप बस्तर की हल्बी जो भाषा है ना, उसको नहीं जानेंगे तो समझ में आएगा क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। या फिर आप इधर इन भाषाओं के जानकार हैं, आपको चीनी भाषा में पढ़ाया जाए, जापानी भाषा में पढ़ाया जाए, तब भी आप जो चीज समझाना चाह रहे हैं उन चीजों को आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। समझ पाएंगे क्या? है ना। जब तक आपको आपकी भाषा में ना बताया जाए सूचना, तब तक आप उस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए संप्रेषण करने के दौरान सबसे पहला जो मैं मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, कि जब तक आप दोनों वर्ग, एक जो सूचना देने वाला है और दूसरा सूचना ग्रहण करने वाला है या लेने वाला है, दोनों पक्ष अगर एक ही भाषाओं के जानकार ना हो तो सूचना दे पाना बहुत कठिन है, संप्रेषण कर पाना बहुत कठिन है। पांचवी बात हम जो करना चाह रहे हैं, विशेषताएं के अंतर्गत, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कम से कम 2 व्यक्तियों के मध्य होता है। उद्देश्यपूर्ण, बिना उद्देश्य के संप्रेषण संभव नहीं है। संप्रेषण के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना जरूरी है और कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। 2 व्यक्ति अगर नहीं होंगे कम से कम, तो उसमें संप्रेषण हो पाए, ये संभव नहीं है। तो ये रही विशेषताओं की बात। इन 5 विशेषताओं को अमल में लाकर हम संप्रेषण को प्रभावी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण के क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए।
सबसे पहला उद्देश्य है समूह को संबोधित करने के कौशल का विकास करना। एक शिक्षक को चाहिए कि अगर वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो उस विद्यार्थी में इस गुण को जागृत करे कि जो विद्यार्थी है वो अपने समूह को संबोधित करने के कौशल उसमें आने चाहिए, कौशल का विकास होना चाहिए। और दूसरी बात है समूह को विषय वस्तु से स्पष्ट या सरल ढंग से परिचित कराना, है ना। जो समूह है उसको विषय वस्तु से स्पष्ट या सरल ढंग से परिचित कराना। जब तक आप विषय से और उसको सरल ढंग से प्रस्तुत नहीं करेंगे, सरल ढंग से अपनी भाषा में, बच्चों की भाषा में आप बताएंगे नहीं, तब तक संप्रेषण संभव नहीं है। तीसरी बात है जो तीसरा उद्देश्य है पाठ को बोधगम्य बनाना। जब तक हम संप्रेषण कर रहे हैं और किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं तो अगर हम पाठ को सरल नहीं बनाएंगे, बोधगम्य नहीं बनाएंगे, सभी बच्चों के समझने लायक उसको सरलीकृत नहीं करेंगे, तब तक संप्रेषण संभव नहीं है। और यह भी संप्रेषण का एक उद्देश्य है कि पाठ को बोधगम्य बनाना चाहिए। चौथा जो उद्देश्य है छात्रों को अभिप्रेरित करना। जब तक हम छात्रों को अभिप्रेरित नहीं करेंगे, जब तक हम जो छात्र पढ़ रहे हैं उसको अभिप्रेरित नहीं करेंगे, प्रेरणा नहीं देंगे, है ना, तब तक वो क्या करेगा। कई बच्चों के मन में क्या रहता है कि वो जान तो सभी चीज को रहा है ना, संप्रेषण के अर्थ को जानता है, उत्पत्ति को जानता है, परिभाषाओं को जानता है, विशेषताओं को जानता है, उद्देश्य को जानता है और प्रभावित करने वाले कारकों को भी जानता है। लेकिन होता क्या है, संकोच के कारण, डर के कारण, भय के कारण, है ना, वो विद्यार्थी बता नहीं पाता, लेकिन उसके मन और मस्तिष्क में वो रहता है। लेकिन उसको आप जैसे अभिप्रेरित करेंगे, है ना, जैसे अभिप्रेरित करते हैं तो वह छात्र तुरंत जो संकोची रहता है, जो डर रहा होता है, वो तुरंत चीजों को बता पाता है। और यही संप्रेषण का उद्देश्य भी है कि छात्रों को अभिप्रेरित करे, है ना। अभिप्रेरित करने से क्या है, जो छात्र नहीं बता पा रहा था वह भी बता लिया और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया। और पांचवा उद्देश्य है उपयोगी लेखन के कौशल का विकास करना। आज जो हम लोग कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता कराते हैं या कुछ और प्रतियोगिताएं कराते हैं, वो किस लिए है, उपयोगी लेखन के कौशल का विकास करना। कहीं ना कहीं संप्रेषण का यह उद्देश्य है कि हर व्यक्ति उपयोगी लेखन के कौशल का उसमें विकास हो। अब हम देखते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, क्या क्या कारक हो सकते हैं। सबसे पहला छात्र, अगर छात्र सही है या छात्र सही नहीं है और छात्र जो चीज हम बताना चाह रहे हैं उसको समझ नहीं रहा है या इधर उधर की बातों में ध्यान दिया है, वो शारीरिक रूप से यहाँ बैठा है लेकिन उनका जो मन है वो कहीं बाहर है, तो वो संप्रेषण में बाधक तत्व है, संप्रेषण को प्रभावित करेगा। जो चीज हम बता रहे हैं उन चीजों को अगर छात्र समझ नहीं रहा है या खुद समझ नहीं रहा है, दूसरों को और वो व्यवधान पहुंचा रहा है, तो वो क्या है कि वो संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। क्योंकि सबसे प्रमुख यहाँ माना जाता है छात्र। छात्र ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छात्र है तो शिक्षक है, शिक्षक है तो छात्र है। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षक का, जो शिक्षक के उद्देश्य, संप्रेषण को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है शिक्षक के उद्देश्य, है ना। शिक्षक का क्या उद्देश्य हो सकता है, वो किस उद्देश्य से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, कि उनका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। कि कैसे, कि अगर वो उनका उद्देश्य बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना है तब तो ठीक है, लेकिन वो आ गए क्लास लेना ही सिर्फ उनका उद्देश्य है और वो इधर उधर की बातें कर रहा है और इधर उधर की बातों में ही अपना समय व्यस्त कर रहा है और साथ ही साथ बच्चों का नुकसान कर रहा है, विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है, तो वह भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। तीसरी बात, शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व भी काफी महत्वपूर्ण है संप्रेषण को प्रभावी बनाने में, है ना। जब तक शिक्षक, आप देखते हैं कि एक ही कॉलेज में या एक ही स्कूल में बहुत सारे शिक्षक रहते हैं, लेकिन विद्यार्थी हम देखते हैं
कि वो किसी परस्पर किसी व्यक्तिगत शिक्षक से वो काफी प्रभावित रहता है। इसका क्या कारण है? उनका व्यक्तित्व, उनकी बात करने की शैली, उनके पढ़ाने का जो तरीका है वह विद्यार्थी को अच्छा लगता है और उसी विषय को कोई दूसरा शिक्षक भी पढ़ाता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व उस तरीके से नहीं है, वो चीजों को अच्छे से समझा नहीं पाता, स्पष्ट नहीं कर पाता, तो बच्चे उनसे प्रभावित नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अंत में जिनको भी समझ में नहीं आएगा आप जरूर प्रश्न पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा, है ना। तो देखिए फिर चौथा जो प्रभावित करने वाला कारक है संप्रेषण को, वह विषय वस्तु का चयन, है ना। कि विषय वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस विषय को किस प्रकार से प्रस्तुत करें, कैसे विषय का चयन करें जिनसे विद्यार्थी प्रभावित हो और जो हम बताना चाहते हैं उसको विद्यार्थी आसानी से समझ पाए, समझ सके। पांचवी बात है पाठ योजना का निर्माण। पाठ योजना क्या है? ये सब डीएड बीएड में पढ़ाया जाता है। पाठ योजना अर्थात कि आप जो पढ़ाने वाले हैं उस पाठ का पहले से योजना बनाना, कब क्या बोलना है, कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ से खत्म करना है, क्या क्या प्रश्न पूछना है, यह सब पाठ योजना में समाहित रहता है। बिना पाठ योजना के पढ़ाने का मतलब वही है कि अंधेरे में तीर मारना, है ना। मतलब आप जब तक योजना नहीं बनाओगे, प्लानिंग नहीं करोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्या प्रश्न उठ सकता है ना, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ क्या चीज छूट रहा है वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पाठ योजना का निर्माण, है ना। और अगर आप पाठ योजना का निर्माण नहीं करते हैं तो यह भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हो जाता है। छठा है उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री। जब तक हम उचित शिक्षण सामग्री, उचित शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाएंगे या सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, आकर्षक नहीं रहेगा, तो वह भी संप्रेषण को प्रभावित कर सकता है। मान लो उदाहरण मैं बताता हूँ, मैं आपको तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ा रहा हूँ और आप तुलसीदास जी को जानते नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ सहायक सामग्री के रूप में, सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में मैं तुलसीदास जी का फोटो लेके आपको दिखा दूंगा कि ये तुलसीदास जी है। तो आप क्या करोगे, उसको तुरंत समझ जाओगे, तुरंत देख लोगे कि हाँ ये तुलसीदास है। उसके बाद कभी भी कहीं भी देखोगे फोटो तो आप जरूर समझ जाओगे, है ना। चाहे महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो महात्मा गांधी जी का फोटो दिखा दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, निराला जी का फोटो दिखा दे, तो वो क्या है, वो सहायक शिक्षण सामग्री है ना। अगर हम भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं, भारत देश के बारे में, तो हम मानचित्र टांग दे, वो भी सहायक शिक्षण सामग्री है कि कैसे देखिए कि भारत का कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य स्थापित है। तो ये सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। और अगला है वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं का विशेष रूप से ध्यान रखे, क्योंकि एक कक्षा में अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग आईक्यू हर विद्यार्थियों का रहता है। किसी विद्यार्थी की जो आईक्यू लेवल है वो बहुत ऊपर रहता है, वो प्रतिभाशाली रहता है, कोई मध्य में रहता है, कोई औसत बुद्धि का रहता है और कोई निम्न बुद्धि का भी रहता है। तो आपको अलग अलग श्रेणी के विद्यार्थियों का पहचान बहुत जरूरी है। और जब तक आप विद्यार्थियों के अनुसार उसको शिक्षा नहीं देंगे तब तक वो सही संप्रेषण नहीं हो पाएगा। आपको तीनों विद्यार्थियों को ध्यान में रख के समझाना है। तीन उसमें बांट सकते हैं, एक तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी, एक औसत विद्यार्थी जिसको हम मध्य भी बोल सकते हैं, और एक निम्न विद्यार्थी। तो तीनों के हिसाब से आपको समझाना होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी अच्छे से समझ पाए और जो मध्य वर्ग के जो औसत विद्यार्थी हैं वह भी आपकी बातों को समझ पाए, और जो निम्न श्रेणी के जो निम्न बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी हैं वह भी आपकी बातों को आसानी से समझ पाए। अब हम देखते हैं कि कक्षा का वातावरण, अगर हम इधर पढ़ा रहे हैं, है ना,
पीछे से कहीं धम धम आवाज आ रहा है, आगे से आ रहा है, या कोई माइक चालू कर दिया है, या कोई शोर मचा रहा है, तो वो पढ़ने में बाधा होगा और संप्रेषण जो हम करना चाह रहे हैं, संप्रेषण जो हम संप्रेषित करना चाह रहे हैं, उसको हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो कक्षा का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है संप्रेषण को आगे बढ़ाने में। और नवा प्रभावित करने वाला कारक है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर कोई शिक्षक आपको कुछ पढ़ा रहा है और वो बार बार उनका जो शरीर है उनका साथ नहीं दे रहा है, कहीं वो खांस रहा है या कहीं और कुछ कर रहा है, तो वह भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हो जाता है। क्यों? चूंकि बच्चों का ध्यान, विद्यार्थियों का ध्यान शिक्षक की बातों पर नहीं जाएगा, वो उनकी जो अगर वो खांस रहे हैं, हाफ रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, उधर उनका ध्यान भटक जाता है। इसलिए वह भी संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। और अगला कारक हम देखते हैं कि सहसंबंध पर आधारित। सहसंबंध क्या है? कोरिलेशन। जब तक आप विद्यार्थी और जो शिक्षक है वो दोनों सहसंबंध, दोनों एक दूसरे की जो बातें हैं उनको नहीं समझ पाएंगे, और शिक्षक जब तक सहसंबंध, शिक्षक और विद्यार्थी सहसंबंध नहीं रहेंगे, समझेंगे नहीं एक दूसरे की बातों को, तब तक संप्रेषित कर पाना, अपनी बातों को दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। तो सहसंबंध पर आधारित होनी चाहिए जो हमारा संप्रेषण क्रिया है। जब तक हम सहसंबंधित जो अंतः क्रिया कहते हैं, विद्यार्थी और जो शिक्षक का जुड़ाव है, चीजों की कठिनाई के प्रति कि मतलब किसको किस ढंग से समझाना है, वह चीज अगर हम नहीं समझा पाए तो विद्यार्थी उसको समझ नहीं पाएंगे। और अंतिम जो प्रभावित करने वाला कारक है सिखाने हेतु प्रेरणा। जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे विद्यार्थी को, जब तक हम अभिप्रेरित नहीं करेंगे, तब तक वह संप्रेषण को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो हम सूचना दे रहे हैं, जो हमारा जो विचार है, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको जब तक हम अभिप्रेरित नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थी ग्रहण नहीं करेंगे, और जब ग्रहण नहीं करेंगे तो वह भी संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधक है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक है ना? तो ये तो रही बात। अब मैं आपको व्यवहारिक जो हम आम जीवन में जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको बताऊं 2-3 मिनट, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। और खत्म करने से पहले आप सबके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उस प्रश्नों को आप जरूर पूछ लीजिएगा, है ना? जैसे बहुत बच्चों को देखता हूँ कि सर मुझे जोड़ दो, है ना, ग्रुप में जोड़ दो। तो ये जोड़ तो नहीं है भाई, उसको आप मतलब इसमें देखिए सीधा सा पाठ है, आपकी भावनाओं को तो सामने वाला समझ जा रहा है, लेकिन आप उसको बोलने का तरीका सीखिए। जोड़ दो नहीं, जोड़ दीजिए, है ना? और बोलते हैं कि सर आप जिसको पढ़ाए उसको भेज दो, भेज दो नहीं, भेज दीजिए। ठीक है, आप आदेशित नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, या और दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें हम भेद वाला आदेशित नहीं करेंगे, है ना? वो शब्द ही नहीं है, वो मतलब सीधा सीधा है कि आप कहिए कि भेज दीजिए। तो आज के बाद आप सब इस क्लास के बाद जरूर इस चीज को ध्यान रखोगे कि कभी भी किसी को मैसेज करोगे तो भेज दो शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, भेज दीजिए, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो। ठीक है? कई बातें हैं, क्योंकि हम बात करने का तरीका नहीं सीख पा रहे हैं, और बात करने का तरीका ही नहीं सीखने के कारण हम अपनी कई सारी बातों को नहीं बता सकते। और आप सब तो बहुत भाग्यशाली हो कि संभाषण कुशलता निबंध आप लोग पढ़ के गए हो, पढ़े हो ना, है? तो मैं जिन लोगों को पढ़ाया उनको तो आराम से समझ में आया होगा कि संभाषण कुशलता क्या है, और संप्रेषण से ही संभाषण कुशलता की जो बात है वो साबित होती है, और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ पाते हैं। और कहीं ना कहीं संप्रेषण आगे बढ़ने के लिए, अपना विकास करने के लिए बहुत जरूरी है। बिना संप्रेषण के किसी के व्यक्तित्व का विकास, किसी के पर्सनालिटी
का विकास नहीं हो सकता। और संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें इन कारकों का बहुत ईमानदारी के साथ अमल में लाना होगा। जब तक हम संप्रेषण के जो नियम है, कि इनकी जो विशेषताएं हैं, जो उद्देश्य है, प्रभावित करने वाले कारक है, उन पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा संप्रेषण जो प्रक्रिया है उसमें बाधा आएगी। और जब बाधा आएगी तो जो हमारा जो भाव है, जो विचार है, जो मत है, उन चीज़ों को हम सही ढंग से नहीं पहुंचा पाएंगे और कहीं ना कहीं वह एक बाधक तत्व के रूप में उपस्थित रहेंगे।